जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई, आज का थंबनेल देखकर आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 वर्ग के योग्यता के बारे में, पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और बुक्स के बारे में। जैसा कि कल बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आया है, मतलब 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक वर्ग वालों का रिजल्ट कल घोषित किया गया है। तो बहुत से अभ्यर्थी सफल हुए हैं, कुछ लोग असफल भी हुए हैं। भाई, सीटें कम होती हैं, सफलता असफलता लगी भी रहती है, ठीक है। तो जो सफल हुए हैं उनको ढेर सारी बधाई। और अगर किसी भी कारण से किसी का कहीं पर कुछ रुका हुआ है तो टीआरई 4.0 जल्द ही आएगा। जैसे ही 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आएगा तो टीआरई 4.0 भी आपका क्या होगा भाई, वहां पर आ जाएगा। उसके भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका स्टेट का रिजल्ट आएगा और स्टेट के जस्ट बाद आपका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। तो स्वागत है भाई आप सभी का। एक बार क्लियर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? चलिए, तो आज हम लोग यहां पर मिल रहे हैं, योग्यता के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, उस पर बात करेंगे। सिलेबस पर, कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे सर, और बुक्स की बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 वर्ग के लिए हम लोग सिलेबस, योग्यता, पैटर्न, बुक्स, इन सब सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, इसी क्रम में भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग सर बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर, राधे राधे सुची जी, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर योग्यता क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, क्योंकि भाई आप फॉर्म फिल कर पाओगे, उसके बाद तो पैटर्न और सिलेबस अदर चीजों पर डिस्कस करोगे। तो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए सर, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, या हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में। सॉरी, फिजिक्स नहीं है यहाँ पर, जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टेट आप पास होने चाहिए सर, और आपका बीएड होना चाहिए। और मुख्य बात कि आप जो अपना ग्रेजुएशन किए हैं वो 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए, 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। तो हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें सर, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें 9-10 वर्ग के लिए, तो आप बोलेंगे सर बीएससी होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए सर, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात कर लें सर, तो आपका जूलॉजी होना चाहिए सर, जूलॉजी, बॉटनी होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। अभी हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। ग्रेजुएशन आप 50% से पास होने चाहिए। सेकंड बात करें तो सर स्टेट पेपर आप पास होने चाहिए, स्टेट पास होने चाहिए, स्टेट पास होना चाहिए आप। और थर्ड की बात करें सर, तो बीएड की भी आवश्यकता यहां पर रहेगी। यहां पर सर बीएड भी अनिवार्य है, मतलब पहला पॉइंट है कि सर ग्रेजुएट होने चाहिए, स्टेट पेपर पास होना चाहिए आपका, और बीएड होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए, 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, एलिजिबल है क्या? बिल्कुल एलिजिबल हैं भाई। जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में बीएससी अगर आप हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी है। साथ में सर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हो या आपने माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखी है, तब भी आप एलिजिबल हो, तब भी आप एलिजिबल हो, तब भी आप एलिजिबल हो। सेकंड पॉइंट में हमने आपसे बताया कि स्टेट पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये तो रहा शैक्षणिक योग्यता सर। हम लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ भी देखें, बिल्कुल भाई बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी एलिजिबल हैं, बिल्कुल। अगर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें, लगे हाथ सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर थोड़ा सा दुविधा रहता है मन में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में हमने आपसे बताया कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए,
अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से भी, अगर आप सर बायोटेक्नोलॉजी से भी ग्रेजुएट हैं तब भी आपके पास एलिजिबिलिटी है सर। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी से भी कर रखा है, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन सर माइक्रोबायोलॉजी से कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। मतलब ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या तो माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या तो माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। मृत्युंजय सिंह बोल रहे हैं आई डोंट हैव जूलॉजी एंड बॉटनी। अच्छा, सिर्फ केमिस्ट्री से है। चलिए, नहीं तो ये जूलॉजी बॉटनी तो चाहिए भाई, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री तो चाहिए। अभी तक की जो एलिजिबिलिटी है या जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं उसमें जूलॉजी बॉटनी के साथ आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो बायोटेक्नोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए। सिर्फ केमिस्ट्री से है तो ये थोड़ा सा दुविधापूर्ण है, इस पर अभी स्टेटमेंट भी देना थोड़ा सा सही नहीं है। नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आधार पर हम लोग नई चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अगर एज लिमिट की बात करें कि सर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट की बात हम लोग कर लेते हैं सर। तो एज लिमिट में मिनिमम एज की अगर बात करें सर, न्यूनतम आयु की बात करें, मिनिमम एज की अगर बात करें सर, तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स, 21 ईयर। मतलब 21 वर्ष आपकी उम्र होनी ही होनी चाहिए। 21 वर्ष से अगर आप कम के हैं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते सर, आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते सर, आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते सर। प्रवीण सिंह कहां से बता रहे हैं सर? चलिए, अगर हम लोग मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर ली जाए सर, मैक्सिमम एज की बात की जाए, अगर मैक्सिमम एज की सर बात की जाए तो यहां पर अगर हम लोग अनरिजर्व मेल की बात करें सर, अगर हम लोग अनरिजर्व मेल की बात करें, अनारक्षित पुरुष वर्ग की बात करें सर, तो ये 37 ईयर होगा। मतलब 37 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद सर हम लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर लें या ईबीसी की बात कर लें, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें चाहे सर मेल हो अथवा फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, अथवा सर अनरिजर्व फीमेल हो, अनरिजर्व फीमेल हो, मतलब बैकवर्ड क्लास हो या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो उनके मेल हो पुरुष या महिला वर्ग, या अनरिजर्व फीमेल मतलब अनारक्षित फीमेल वर्ग, इनके लिए मैक्सिमम एज क्या है सर? इनके लिए अगर मैक्सिमम एज की बात करें सर तो ये है 40 ईयर्स, 40 वर्ष सर, 40 ईयर्स। इसके बाद इसी क्रम में सर अगर हम लोग देखें तो एससी और एससी कैटेगरी की बात कर लें सर, एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें सर, मेल हो अथवा फीमेल हो, मेल हो अथवा फीमेल हो सर, तो यहां पर मैक्सिमम एज है 42 ईयर, 42 ईयर, मतलब 42 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होगी। इससे ज्यादा के अगर आप हैं तब भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते सर, तब भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते सर। सर टीआरई 4.0 से एस्टेट का फेज 2 आएगा क्या सिंस बीएड वाले कंप्लीटेड इन जून 2024? चलिए इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक शायद चीजें आपको कुछ क्लियर हुई हो कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, और थर्ड पॉइंट यहां पर एज लिमिट के बारे में हम लोगों ने देखा, एज लिमिट के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग समझे सर, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें कि सर पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। जैसे सर अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात अगर की जाए सर, तो टोटल सर 150 क्वेश्चंस होंगे, कुल मिला के सर 150 सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे सर, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम का ड्यूरेशन देखें सर, समय अवधि देखें सर एग्जाम का, तो ये आपका है 2.30 आवर्स, मतलब कुल मिला के सर 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 150 मिनट का सर आपका एग्जाम होगा, 150 मिनट का एग्जाम होगा। अगर 150 क्वेश्चंस में देखें सर तो यहां पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड।
जिसमें पार्ट फर्स्ट आपका लैंग्वेज का होगा सर, जहां से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड आपका जनरल स्टडी का होगा सर, जहां से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पार्ट थर्ड आपका सर सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, और यहां पर आपको सर 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब 80 40 120 हो जाएगा 30, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। और वहां पर सर आपको 2.5 घंटे में ये चीजें ये सारी प्रक्रिया, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब 150 मिनट मिलेंगे 150 सवाल सॉल्व करने के लिए सर, 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए, 150 सवालों को सर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर नंबर यहां पर हम देखें सर कि मार्क्स कितने होंगे सर, टोटल मार्क्स कितने होंगे सर, टोटल मार्क्स भी देख लेते हैं। टोटल मार्क्स की बात कर लें सर, तो टोटल मार्क्स भी सर 150 होंगे। 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। और सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका सवाल गलत भी होता है तो नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं है सर। 150 सवाल हैं, 150 मिनट आपके पास है, और ये 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ये सिंगल पेपर है बट इसके 3 पार्ट होंगे सर, सिंगल पेपर है बट 3 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पार्ट फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग होगा सर, लैंग्वेज का पेपर होगा। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के बारे में देखते हैं कि कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, कहां से पूछी जाएंगी। देन पार्ट सेकेंड देखेंगे सर, एंड पार्ट थर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसी क्रम में अगर हम लोग सर देखें पार्ट फर्स्ट की बात करें सर, पार्ट फर्स्ट की बात करें सर, यहां पर 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल सर 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि लैंग्वेज यहां पर आपसे पूछी जाएगी। जहां पर सर इंग्लिश से आपके 8 सवाल आएंगे, इंग्लिश से 8 सवाल आपके पूछे जाएंगे। देन उसके बाद सर हिंदी हो गया अथवा उर्दू हो गया या बांग्ला हो गया सर, यहां से 22 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से सर 22 सवाल पूछे जाएंगे। तो 8 और 22 मिला के सर टोटल 30 क्वेश्चंस आपके पार्ट फर्स्ट से आएंगे। ठीक है, और इसमें सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो इस 30 सवाल में से आपको मिनिमम 30% मार्क गेन करना होगा। ये क्वालिफाइंग होता है, पार्ट फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग होता है सर। मतलब मैक्सिमम आपको कम से कम, आपको मिनिमम की बात करें कम से कम आपको 9 सवालों के सही जवाब तो देने ही देने होंगे सर। क्योंकि अगर आप 9 सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो आगे के पार्ट सेकंड और थर्ड को चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी सर। तो ये क्वालिफाइंग होता है पार्ट फर्स्ट आपका, और जहां पर आपको 30 सवालों में से 9 सवाल के सही जवाब तो देने ही देने होंगे, मतलब क्वालिफाइंग होगा आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक, पार्ट सेकंड की बात करें सर, यहां पर 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सर, जिसमें आपसे प्राथमिक गणित पूछा जाएगा सर, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा। मतलब ये जनरल स्टडी का पेपर है सर। पार्ट सेकंड आपका जनरल स्टडी के लिए है। यहां पर आपसे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो सकता है, जनरल साइंस तीनों हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इतिहास से अगर कुछ पूछा जाएगा, सारे पोर्शन को नहीं कवर करेंगे, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और सर भूगोल से सवाल आएगा आपका, और आपका भूगोल से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये रहा पार्ट सेकेंड का बात। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर सर, पार्ट थर्ड की ओर। यहां से सर आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग साइंस के लिए मिल रहे हैं, साइंस के लिए हम लोग मिल रहे हैं भाई, विज्ञान के लिए मिल रहे हैं। तो यहां पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस लेकर आए हैं। आपको सारा का सारा सिलेबस यहीं पर दिखाएंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा सर, या बायोलॉजी का सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल 3 टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री आपका डॉक्टर महेश सिंह सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स आपका इंजीनियर हारिस मुस्तफा सर पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूं, आपके आकाश सर पढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं सर। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहां पर टीजीटी लिख गया है, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे भाई। यहां पर हम साइंस के सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं सर। तो देखते हैं सिलेबस को, हम लोग देखते हैं, बहुत डिटेल्ड नहीं देखेंगे बट मोटी मोटा सारी चीजों को हम लोग पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आपसे सबसे पहला यहां पर हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं सर। तो इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा।
करंट के प्रभाव मतलब विद्युत के प्रभाव के बारे में सर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ पूछा जाएगा सर, सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पूछा जाएगा, पावर डिसिपेशन पूछा जाएगा ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीवीआई एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा सर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की जाएगी सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात की जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाएगी सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सवाल आएंगे। उसके बाद इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद सर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। आगे अगर हम लोग देखें सर तो लाइट से भी सवाल आएगा। हमने अभी करंट का यूनिट देखा सर, लाइट से भी क्वेश्चंस बनेंगे। गुड मॉर्निंग प्राणनाथ जी। लाइट से भी यहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, मतलब मिरर भी पढ़ना है आपको, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ने को रहेगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद सर इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज। उसके बाद सर एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, मतलब स्फेरिकल मिरर और लेंस के एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे सर। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसके बाद सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सब जगहों से सवाल बनेंगे। ठीक, इसके बाद अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें सर, ये आपका तीसरा यूनिट होगा फिजिक्स का, सोर्स ऑफ एनर्जी सर, जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में सर, आपका बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद मोशन एंड फोर्स। मोशन में हम लोग देखेंगे कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं सर तो हम लोग देखते हैं सर ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी आपका सिलेबस है, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सर फ्लोटेशन से भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएगा। देन अगर आगे बढ़े सर तो साउंड, मतलब वेव मोशन, साउंड से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। अगर आगे देखें सर तो अब केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं सर यहां पर, जैसा कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ स्टेट, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है आपका। मैटर एंड बिहेवियर ऑफ स्टेट की बात कर लें सर। आगे अगर हम लोग देखें तो सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल के बारे में यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएंगी सर। आगे अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पेरियोडिसिटी की बात हो रही है सर, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर पीरियोडिक लॉ पर ही बेस्ड है। उसके बाद सर केमिकल सब्सटेंसेस, ये आपका अगला यूनिट होगा, जिसमें आप लोग नेचर पढ़ेंगे, बिहेवियर पढ़ेंगे, एसिड का, बेस का, अदर चीजों का सर, साल्ट का। ठीक, चलिए आगे अगर हम लोग देखें सर तो केमिकल रिएक्शंस की बात आ जाएगी। केमिकल रिएक्शंस भी आपको पढ़ना है सर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं एग्जांपल के साथ सर। देन अगर इसके बाद हम लोग देखें सर तो मेटल एंड नॉन मेटल सर, मेटल एंड नॉन मेटल में आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सारे की सारी सिलेबस है आपका केमिस्ट्री वाला। देन कार्बन कंपाउंड से आपका सवाल आएगा सर, ये आपके सिलेबस में है। कार्बन कंपाउंड काफी पोर्शन कवर करता है आपके 9th-10th के सिलेबस का। ठीक, चलिए इसी क्रम में सर अगर हम लोग देखें तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसी में केमिस्ट्री के ही पोर्शन में सर आपको दे दिया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। केमिस्ट्री के ही पोर्शन में सर बीएससी मैथ फिजिक्स है लास्ट ईयर में, ओवरऑल 53% है, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं भाई, 53% है तो पर्याप्त है। 50% मैक्सिमम आपको चाहिए, मिनिमम चाहिए, 50% आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक, चलिए तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के बाद अगर हम लोग देखें सर तो यहां पर दिया है मैन मेड मटेरियल्स, जैसे सिरेमिक्स हो गया सर, सीमेंट हो गया, पोर्सिलेन हो गया सर, ग्लास हो गया, कार्बन हो गया सर, कार्बन फाइबर्स हो गए, सोप हो गए, डिटर्जेंट, ये सब केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये सब सारी चीजें आपको महेश सर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्चुअल में बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी की तरफ हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या होगा सर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में मेनली हम लोग सर पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को। लाइफ प्रोसेस
में हम लोग सर मेनली एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसमें व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशन, मतलब यहां पर सर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, देन फोटोसिंथेसिस की बात हुई, मतलब अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है सर, वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन के वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं उस पर डिस्कस होगा सर। उसके बाद एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब यहां पर सर रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन एनिमल, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में सर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सर, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के बारे में सर, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की भी बात की जाए सर, बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है सर। एक्सक्रीशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। उसके बाद सर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से भी आपके सवाल बनेंगे। प्लांट्स में भी जैसे CO2 का एक्सक्रीशन होता है, गम्स का एक्सक्रीशन होता है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सर। उसके बाद सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मेनली सर ये ब्रेन और हार्मोन, मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होगा सर। ठीक, यहां पर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे एनिमल्स के, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन सर, ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे सर, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की बात करेंगे सर, प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब प्लांट मूवमेंट के बारे में भी समझेंगे सर, जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म सर, इसके बारे में पूछा जाएगा, हार्मोन्स इन एनिमल पूछा जाएगा, और फाइटो हार्मोन के बारे में भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी सर। फाइटो हार्मोन का मतलब सर आपसे प्लांट हार्मोन जैसे हम लोग पढ़ते हैं सर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, आपका जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद सर इथाइलिन, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। देन यहां नीचे इंडोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी पूछा जाएगा ह्यूमंस में। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। चलिए इसी क्रम में अगर हम लोग देखें सर तो रिप्रोडक्शन का आपका यूनिट आता है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सर वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस होंगे, तो वेरिएशन सर इवोल्यूशन काज कराता है, इवोल्यूशन काज कराता है, वेरिएशन इज ड्यू टू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा सर, असेक्सुअली करेगा कि सेक्सुअली करेगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, यहां पर प्लांट और एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपने को पढ़ना है सर। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी अपने को पढ़ना है। व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सर उस समय पर क्या होगा, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग सर, मतलब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक भी यहीं पर पढ़ेंगे। यहीं पर सर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी सर हम लोग पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। सर ये स्टेट रिजल्ट कब तक आएगा, अभी देखिए अभी 1 से लेकर 8 तक के रिजल्ट आपके बीपीएससी के आ गए हैं, 9-10 का रिजल्ट आ जाएगा, 11-12 के रिजल्ट के जस्ट बाद आपका स्टेट का भी रिजल्ट आएगा, देन आपका टीआरई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, चलिए रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग देखें सर तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें सर, मतलब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ सेक्स डिटरमाइंड, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ेंगे सर। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, विकास के बारे में पढ़ेंगे सर। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। होमोलॉगस एंड एनालॉगस आर्गन के बारे में सर पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर फॉसिल्स, सर फॉसिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि मानव का विकास सर कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सा मानव आया था। ठीक, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसी क्रम में सर अगर आगे हम लोग देखें तो यहां पर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी मतलब ह्यूमन आई वाला पोर्शन हम कह सकते हैं कि सर सेंसरी सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई, देयर करेक्शंस, जैसे आपका हो जाता है फार साइटनेस हो जाता है, जिसे दूर निकट दृष्टि दोष होता है, या दूर दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फार साइटनेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए और आगे अगर हम लोग देखें सर तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे सर।
नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखेंगे। देन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सर साइटोलॉजी की बात हो रही है। सर साइटोलॉजी की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, जिसमें सर हम लोग साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोलॉजी की बात हो रही है सर। उसके बाद सर यहां पर व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो वही सेल और सेल ऑर्गेनेल के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। इसी क्रम में सर टिश्यू की बात कर लें। टिश्यू की डिफिनीशन के बारे में बोल रहा है सर कि डिफाइन टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट, प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होंगे, एनिमल में कितने टाइप्स के टिश्यू होंगे सर। तो प्लांट में हम लोग को पता है कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। उसी तरीके से एनिमल में आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, एनिमल में आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा सर, मस्कुलर टिश्यू होगा, न्यूरल टिश्यू होगा, इपिथेलियल टिश्यू होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें सर, तो लिविंग वर्ड की बात आपसे कर रहा है। लिविंग वर्ड की बात कर रहा है सर, जिसमें आपसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप एंड प्लांटी एंड एनिमलिया, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी यही आपसे पूछेगा। और आपसे नॉमेनक्लेचर के भी बारे में पूछा जाएगा, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में सर आपसे बोल रहा है कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग सीधा सीधा कहना चाहें तो यहां पर हम बोल सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात हो रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात हो रही है सर, एंड डिजीज की बात हो रही है, जिसमें आपसे हेल्थ एंड इट्स फेल्योर के बारे में क्वेश्चंस बनेगा, डिजीज एंड देयर काजेस। थर्ड पॉइंट सर टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को पढ़ना होगा अपने को। उसके बाद अगर देखें सर यहां पर, तो सर आपसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को क्योर कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या होगा। जी बिल्कुल, 9 to 10th के लिए केमिस्ट्री भी होगी साथ में, और फिजिक्स भी होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बीपीएससी टीआरई 4.0 में साइंस वर्ग में 9-10th वर्ग में आपसे तीनों चीजें पूछी जाती हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है, ठीक है भाई। और यहां पर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के बारे में भी आपसे डिस्कस कराएगा, यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस एंड आवर इन्वायरमेंट की बात करें सर, आवर इन्वायरमेंट का मतलब सर एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से ढेर सारे सवाल बने हैं, 1.0, 2.0 एंड 3.0 में ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पॉल्यूशन से आए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत ज्यादा सवाल बना है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहां से हमेशा सवाल आ रहा है भाई। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो गया सर, स्मॉग हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स ब्रेकडाउन, ओजोन लेयर के डिप्लेशन से इस बार भी करीबन 1 से 2 सवाल, करीबन 2 सवाल बने थे सर। ओजोन लेयर को डिप्लेट करने वाले सब्सटेंसेस को लेकर एक सवाल बना था और एक सवाल बना था। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आते हैं और ओजोन लेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। काजेज ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन, पोलर वर्टेक्स, इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन होल सर, वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की बात हो रही है सर। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देन आगे अगर हम लोग देखें सर, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया सर, स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, इट्स कलेक्शन एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। यहां से भी सवाल इस बार आया था कि कार्बन का रिलीज किस साइकिल के दौरान होगा, कार्बन का रिलीज किस साइकिल के दौरान होगा। वहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे कि कार्बन का रिलीज किन किन प्रोसेस के दौरान होगा, साइकिल नहीं सॉरी, किस प्रोसेस के दौरान होगा, वहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन बनाया गया था। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ब्रीथ ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा सर। वाटर वंडरफुल लिक्विड और वाटर पोल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सर। वाटर पोल्यूशन की बात हुई और वाटर पोल्यूशन सर आपको दिख गया। बायोकेमिकल साइकिल की बात अभी हम लोगों ने की है सर, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, मतलब आपसे गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल दोनों पूछेगा सर। गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल दोनों से सवाल बन सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर लें सर, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओजोन लेयर की बात हम लोगों ने अभी की है सर, तो ओजोन डिप्लेशन और ओजोन लेयर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
और लास्ट पॉइंट सर, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेस में हम लोग इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब सर बायोफोर्टिफिकेशन की बात हो रही है, बायोफोर्टिफिकेशन की बात आपसे की जा रही है सर। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है सर, टिश्यू कल्चर के थ्रू या अदर जो भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सर। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे सर। नीड्स फॉर इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग की जरूरत क्यों है सर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा सर बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस हमने यहां पर पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है सर, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बुक की बात करें सर, सवाल आपका ये होगा कि सर बुक कौन सी लें, पढ़ें कहां से सर। सिलेबस तो आपने बता दिया, बट हम पढ़ेंगे कहां से सर इसे। तो अगर बुक्स की बात की जाए सर, अगर बुक्स की बात की जाए, बुक्स के बारे में देखा जाए सर, तो सबसे पहले अगर मुझे बताना है सर, तो सिलेबस में आपका जो भी सिलेबस अभी तक हमने डिस्कस किया है 9th 10th एनसीईआरटी का है सर। तो आपको लेना क्या है सर, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी 9th 10th सर, 9th 10th की एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की, साइंस की सर। साइंस की एनसीईआरटी 9th 10th की एनसीईआरटी आपको लेनी है, ठीक। जो सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है इसे सिर्फ 9th 10th तक हमें सीमित नहीं रखना है, हमें सिर्फ 9th 10th तक सीमित नहीं रखना है। सेम टॉपिक्स को हमें हायर बुक से भी पढ़ना है, मतलब कुछ रेफरेंस बुक का भी यूज करेंगे। उसके पहले अगर आपके पास 11th 12th की एनसीईआरटी है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी का भी उपयोग कर सकते हैं। 11th 12th एनसीईआरटी का भी यूज आप कर सकते हैं सर। 11th 12th की एनसीईआरटी का उपयोग आपको करना कैसे है, जो सिलेबस 9th 10th में दिया गया है उसी को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम 11th 12th में भी पढ़ लेंगे। सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल आपका सेम टॉपिक से ही पूछा जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सिलेबस आप ही बताएंगे सर। जी बिल्कुल, सिलेबस तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम डिस्कस कर ही दिए हैं रश्मि जी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, ये सिलेबस हम अपलोड भी करा देंगे, ये सिलेबस हम अपलोड भी अभी करा देंगे। तो कहने का मतलब कि एनसीईआरटी 9th 10th आपको लेनी है साइंस की, देन आपको सर एनसीईआरटी 11th 12th भी लेनी है। बट एनसीईआरटी 11th 12th में एक लिमिटेशन है सर, सेम टॉपिक्स 9th 10th एनसीईआरटी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि 9th 10th एनसीईआरटी के टॉपिक्स बस पढ़ने हैं, बस पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप पूरी एनसीईआरटी कवर करने लगो 11th 12th की, नहीं भाई। 9th 10th की एनसीईआरटी के टॉपिक्स को बस 11th 12th से भी आपको पढ़ लेना है, 11th 12th से पढ़ लेना है। अगर आप प्रैक्टिस की बात करें सर, कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रखें हम अपने पास, अगर हम प्रैक्टिस बुक की बात कर लें सर, प्रैक्टिस बुक्स की बात अगर हम करें सर, तो मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करूंगा आपको, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9th and 10th साइंस, 9th and 10th साइंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। और सेकेंड बुक की अगर बात हम लोग करें सर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे वो यूथ की हो अथवा घटना चक्र की हो, नाम नहीं लेना चाहते थे फिर भी बोल दिए, वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। ये तो रहा बुक की बात सर। अगर आप सर 11th 12th की एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कुछ पढ़ना चाहते हैं कि सर कोई और रेफरेंस बुक बता दीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए सर, तो कुछ और बुक्स के बारे में हम देख लेते हैं सर, कुछ और बुक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर फिजिक्स में आप 9th 10th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, फिजिक्स में अगर आप सर कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहते हैं जहां से आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो, समाप्त हो जाए, तो आप सर नूतन फिजिक्स ले सकते हैं, आप सर नूतन फिजिक्स ले सकते हैं, नूतन फिजिक्स ले सकते हैं। कुमार मित्तल साहब की बुक है ये, कुमार मित्तल साहब की बुक है, अच्छी किताब है। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल ढेर सारे दिख जाएंगे आपको, सॉल्व एग्जाम्पल दिख जाएंगे और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सर सेकेंड बुक की बात करें हम यहाँ पर, अगर हम सर केमिस्ट्री की बात कर लें,
केमिस्ट्री की बात करें सर, केमिस्ट्री की बात करें तो दो किताब मैं यहां पर आपसे बताऊंगा। एक पी बहादुर सर, एक पी बहादुर की बुक आती है, यहां से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा और सर प्रैक्टिस के भी सवाल मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस है सर, और नियर अबाउट सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट ध्यान ये रखना है कि सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है जो आपके 9th-10th के एनसीईआरटी का पोर्शन होगा, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि आपकी बेस बुक क्या है, 9th-10th की एनसीईआरटी है सर। ठीक, पी बहादुर की बुक हो गई। और अगर सेकेंड बुक की बात करें सर, तो यहां पर आप डॉक्टर के.एन. शर्मा ले सकते हैं, दो में से कोई एक आप ले सकते हो। डॉक्टर के.एन. शर्मा की बुक आप ले सकते हो केमिस्ट्री के लिए। और अगर सर बायोलॉजी की बात की जाए, अगर बायोलॉजी की बात की जाए सर, तो यहां पर जूलॉजी के लिए सर, जूलॉजी के लिए एंड बॉटनी के लिए, तो अगर जूलॉजी के लिए आपको लेना है तो आप डॉक्टर रमेश गुप्ता ले सकते हैं। डॉक्टर रमेश गुप्ता से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड बात अगर हम करें बॉटनी की, तो यहां पर आप डॉक्टर एमपी कौशिक की बुक से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है, जो आपका बेस सिलेबस है उसी टॉपिक्स को इन हायर बुक से पढ़ना है। मतलब 9th-10th एनसीईआरटी आपको चाहिए ही चाहिए। ये तो आपकी बेस बुक है भाई, ये ब्रह्मास्त्र है, इसे तो अपने पास रखना ही रखना है। इसके बाद सर ये सारी की यही टॉपिक्स आप हायर बुक से भी पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9th-10th साइंस का आप सॉल्व कर सकते हो 100%, बहुत ही बढ़िया किताब है, वहां से भी सवाल आपके डायरेक्ट मिल सकते हैं। एंड आप सेकंड आप यहां पर पीवाईक्यू को भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हो, वो चाहे किसी भी टीजीटी एग्जाम का हो, आप इजिली कर सकते हो वहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अगर आप सर इन सब झंझट, इन सब झमेलों से बचना चाहते हो कि नहीं सर इतना सब कुछ करने में बड़ा टाइम जाएगा, तो जुड़िए हमसे। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि टोटल सर यहां पर आपको 3 टीचर पढ़ाते दिखेंगे। डॉक्टर महेश सिंह सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए दिखेंगे, इंजीनियर हारिस मुस्तफा सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे, और आकाश सर आपके बायोलॉजी पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इन सब झमेलों से बचना चाहते हैं, एक एक्सट्रैक्ट पाना चाहते हैं, इन सभी बुक्स का एक निचोड़ पाना चाहते हैं सर, तो हमसे जुड़िए। टीचर्स एकेडमी की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो जो बैच है सर वो है नया बैच है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए सर, नया बैच है जिसमें महेश सर आपको केमिस्ट्री, आकाश सर आपको बायोलॉजी और मुस्तफा सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सर, सभी झमेलों से बचने के लिए, अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए सर, यहां पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9628959237 8318489291, जिसमें आपको मिलेंगी क्या सर, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सर, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सर, और फ्री मेंटरशिप मिलेगी। जितने भी टीचर हैं सर एकदम एक्सपीरियंस है, इन्होंने अच्छे से भर भर के रिजल्ट दिया है। टीआरई 1.0 में, 2.0 में और 3.0 का रिजल्ट आएगा सर, तब भी भर भर के रिजल्ट आएगा, ये हमको पता है, अच्छे से पता है सर। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपसे सर सिलेबस से लेकर सारी पॉइंट से हम रूबरू करा दिए हैं। तो जिन्हें भी प्रिपरेशन को अच्छा करना है, हमसे जुड़ना है, हमने सारी चीजें यहां पर बता दी हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। और जैसे कल रिजल्ट आया, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ सर, कुछ लोग असफल भी हुए, कुछ हमारे मित्र भी सेलेक्ट हो गए, वहां पर खुशी की बहार थी। और कुछ हमारे मित्र जो थे वो असफल भी हुए, तो वहां दुख भी था सर, दुख होता भी है, खेद होता भी है, बट लिमिटेड सीट्स होती हैं, सबको सब कुछ मिल भी नहीं सकता। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे कि अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखिए, सफलता मिलेगी सर, मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू आप सभी को भाई। और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। और जैसा कि मैंने बताया कि तीनों टीचर लगातार प्रैक्टिस, थियरी, सारी चीज़ें आपको मुफ्त में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप वहां से जाकर भी क्लासेस को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब अपने शब्दों को विराम देंगे और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।